नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और एक बार फिर ये तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। कोरोना के कहर से बचने के लिए मास्क पहनना सबसे ज्यादा जरूरी है और इसीलिए न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहनें और इसीलिए एक मुहिम भी हमने शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज़ 18 आप सभी से अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहनें क्योंकि कोरोना से इस लड़ाई में इस वक्त ये मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। और एक बड़ी खबर इस वक्त की, टीका उत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि आप इस उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। बुजुर्गों की सबसे ज्यादा आप मदद करें, टीका केंद्रों तक उन्हें पहुंचाएं, मास्क जरूर पहनें, 4 नियमों का पालन आप जरूर करें। ये 4 आग्रह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए हैं। ट्वीट करके उन्होंने इस बात की गुजारिश लोगों से की है कि आप बुजुर्गों की मदद करें, उनका सहयोग करें और 4 आग्रह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए हैं कि आप कोरोना नियमों का पालन करें, मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर किया जाए। बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये अपील करते हैं, आप हाथ धों, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क जरूर पहनें। टीका उन्होंने खुद लगा लिया है, लेकिन प्रधानमंत्री ने क्या कहा है टीका उत्सव के संदर्भ में, आप भी सुने। 11 अप्रैल ज्योतिबा फुले जी की जन्म जयंती है और 14 अप्रैल बाबा साहब आम्बेडकर जी की जन्म जयंती है। क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं? एक पूरा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं टीका उत्सव का। एक विशेष अभियान चलाकर हम ज्यादा से ज्यादा एलिजिबल लोगों को वैक्सीनेट करें, 0 वेस्टेज तय करें हम कि इन 4 दिन जो है टीका उत्सव में 0 वेस्टेज होगा। वो भी हमारी वैक्सीनेशन कैपेसिटी को बढ़ा देगा। हमारी वैक्सीनेशन कैपेसिटी का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ये हम लोग करें और इसके लिए अब हमें यदि वैक्सीनेशन केंद्रों की संख्या बढ़ानी है तो उसको भी बढ़ाएं। पहले एक बार देखें कि हम 11 से 14 अप्रैल किस प्रकार से चीजों को मोबिलाइज कर सकते हैं। एक अचीवमेंट का सेटिस्फैक्शन मिलेगा। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमिताभ, क्या महात्मा ज्योतिबा फुले और अंबेडकर जैसे महापुरुषों के विचारों से लोगों को जोड़ने की कोशिश में इस टीकाकरण की शुरुआत टीका उत्सव के नाम से प्रधानमंत्री की, क्या यही गुजारिश और मकसद उनका? मुख्यमंत्री ने जब मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी उस दिन ही कहा था कि 11 अप्रैल यानी ज्योतिबा फुले और 14 अप्रैल यानी बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती तक ये टीका उत्सव मनाने की तैयारी करें। ज्योतिबा फुले अगर माना जाए तो भारत में समाज सुधार के जनक थे। जो उन्होंने जो पिछड़े और दलित वर्ग के लिए जो उन्होंने किया है वो अविस्मरणीय है। तो उनकी जयंती से शुरू करके अंबेडकर की जयंती तक एक पूरे देश को संदेश देता है और आम जनता को इसमें भागीदारी के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा संदेश देता है। और पीएम ने इसीलिए देशवासियों को चिट्ठी लिखी है और उन्होंने कहा है कि हमें अब दूसरे जंग की शुरुआत हो गई है, तो हमें पर्सनल हाइजीन के साथ साथ सोशल हाइजीन यानी व्यक्तिगत सफाई के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ समाज में भी सफाई और सोशल डिस्टेंसिंग पर बल देना है। तो उन्होंने प्रशांत 4 बातें कही है और वो 4 बातें हैं कि सबसे पहले जो कम पढ़े लिखे बुजुर्ग हैं वो जो स्वयं जाकर टीका नहीं लगवा सकते उनकी मदद करने का आह्वान किया है। दूसरी बात, जिनके पास साधन नहीं है, जिनके पास जानकारी कम है, उनके कोरोना इलाज में सहायता करने का आह्वान किया है। और उन्होंने ईच वन सेव वन का एक नारा दिया है, यानी मैं स्वयं भी मास्क पहनूं, अपने आप को बचाऊं और दूसरों को भी बचाऊं, इस बात पर भी बल दिया। और सबसे चौथी जो अहम बात है, कोरोना होने की स्थिति में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का नेतृत्व समाज के लोग करें। यानी जिस इलाके में कोरोना फैल रहा है बिल्कुल उस इलाके को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर करें। यानी एक सीधा सा संदेश है कि लॉकडाउन से बेहतर माइक्रो कंटेनमेंट की तरफ बढ़ना देश के लिए फायदेमंद होगा और इस बीमारी को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। और उन्होंने जन भागीदारी की बात की है, यानी एक सामाजिक आंदोलन बनाकर इस टीका महोत्सव को, वैक्सीनेशन के महोत्सव को प्रधानमंत्री ने सफल बनाने की अपील की है। प्रशांत, तो टीका उत्सव की शुरुआत आज से हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से अपील की थी तमाम राज्यों से कि 14 तारीख तक ये टीका उत्सव चलाया जाए,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद आज से देश भर में यह टीका उत्सव मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने 9 अप्रैल को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बेहद अहम बैठक की थी और देश भर में टीका उत्सव मनाने की अपील की थी। और इसी के बाद पूरे देश में यह टीका उत्सव आज से शुरू हुआ 14 तारीख तक। महात्मा ज्योतिबा फूले, प्रमुख समाज सुधारक और संविधान निर्माता बाबा साहेब आंबेडकर की जयंती 14 तारीख तक टीका उत्सव देश भर में। जावेद मंसूरी हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं दिल्ली से। जावेद, टीका उत्सव की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, आप जहां मौजूद हैं, किस तरह का असर दिख रहा है? जन जागरूकता की बात प्रधानमंत्री ने कही, क्या कोई असर आप देख पा रहे हैं? देखिए, दिल्ली के बाड़ा हिंदूराव के एक पॉलीक्लिनिक में हम मौजूद हैं और उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर खुद इस टीका उत्सव में यहां पर पहुंचे हैं और देखिए इस तरह से चुनरी पहनाकर उन लोगों का स्वागत कर रहे हैं जो यहां पर टीका लगवाने के लिए आ रहे हैं। देखिए चुनरी लगातार यहां पर जितने भी लाभार्थी हैं जिनको टीका लगना है उनको चुनरी पहनाते हुए नजर आएंगे। जो मेयर जयप्रकाश हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, पीएम मोदी ने अपील की है 11 से 14 अप्रैल तक आपको टीका उत्सव मनाना है, किस तरह का रिस्पॉन्स और लोगों में क्या भावनाएं? देखिए, लोगों में उत्साह है। 9 बजे यहाँ पे आप देख रहे हो 50 से ज्यादा लोग टीका लगवाने के लिए आए। शाम तक यहाँ पे 200-250 लोग टीका लगवाते हैं। ये टीका केंद्र बहुत अच्छे से काम कर रहा है और लोगों में उत्साह है। लोगों को अवेयर करने के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। आज टीका महोत्सव है, 11 से 14 तक हम केंद्रों पे जाएंगे। जो लोग टीका लगवा रहे हैं उनका स्वागत करेंगे, उनको रिफ्रेशमेंट देंगे। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो आह्वान है कि मोदी जी का एक ही वो है कि कोविड पर नियंत्रण। आपको लगता है उम्मीद कि इससे ज्यादा संख्या में लोग टीका लगवाने के लिए आएंगे टीका उत्सव से? नहीं, बिल्कुल लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। टीका केंद्रों पे लोग उत्साह से आ रहे हैं। लोगों के बीच में जाकर उनको अवेयर करना, ये सबसे बड़ी बात है। अवेयर करना सबसे बड़ी बात है। प्रशांत, ऐसे लोगों से भी बात करेंगे जो टीका लगवाने यहाँ पर पहुंचे। मैं जरा तस्वीरों में दिखा दूं। देखिए यहाँ जो पहुंचे ज्यादातर बुजुर्ग हैं और यहाँ करीब 50 से ज्यादा लोग हैं। इनसे हम बात करते हैं। आप टीका लगवाने के लिए आए हैं? हाँ जी, टीका लगवाने। अच्छा, टीका उत्सव की अपील पीएम मोदी ने की है, क्या कहेंगी? इससे बढ़ोतरी होगी टीका को लेकर या कोई मन में आपके संशय शंका है? नहीं, बढ़ोतरी है इसमें। सबको लगवाना चाहिए, अच्छी बात है। अच्छा, ऑडिट के लिए सबको ही लगवाना चाहिए। सबको लगवाना चाहिए। और भी देखिए बुजुर्ग हैं, उनसे हम बात करते हैं। टीका लगवाने आप पहुंचे हैं, आप सुरक्षित महसूस कर पाएंगे जब टीका लगवा लेंगे? अभी बहुत काम कर रहा है जी। हाँ। प्रधानमंत्री मोदी जी। अच्छा, गरीबों को, बुजुर्गों को सबका ध्यान रख रहे हैं और बहुत ही बढ़िया है। अच्छा हो रहा है जो भी हो रहा है। अच्छा, आपने टीका लगवाया? आपने अब ज्यादा है जी। अच्छा। और इस तरह जो रिस्पांस मिल रहा है ना, इससे हम अपने गली इलाके में कहेंगे कि वहाँ पर अच्छा है, काफी अच्छा लगा। मेयर ने आपको ये चुनरी पहनाई है, आपको अच्छा लगा हाँ टीका? जी, हाँ जी, हाँ जी, काफी अच्छा लगा सर। देखिए और भी लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। आपका नंबर आया? टीका लगवाया आपने? हाँ जी, अभी जा रहे हैं लगाने। अच्छा, जाने ना, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ। तो देखिए ये लोग हैं जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, टीका लगवाने पहुंचे और टीका उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जी, बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं और अपील भी प्रधानमंत्री ने यही की है कि बुजुर्गों की मदद इसमें की जाए, जागरूक किया जाए लोगों को, जो सबसे पहले जरूरतमंद हैं उन्हें टीका लगाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं से इस टीका उत्सव को अधिक से अधिक सफल बनाने में सहयोग देने की भी अपील की। हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि इस टीका उत्सव में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करें और वो भी एलिजिबल वर्ग को। मैं देश के युवाओं से भी आग्रह करूंगा कि आप अपने आसपास के भी 45 साल के ऊपर के जो लोग हैं उनको वैक्सीन लगाने के लिए मदद करिए। मेरी नौजवानों से विशेष अपील है, आप हेल्दी हैं, सामर्थ्यवान हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। युवाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खास अपील, टीका उत्सव में वो सहयोग करें। आशीष दीक्षित हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ गए हैं, मुंबई में मौजूद हैं, और मोहम्मद शादाब भी लखनऊ से जुड़ चुके हैं। लेकिन मुंबई में क्या ताजा हालात आप देख रहे हैं आशीष? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील और टीका उत्सव का क्या फर्क जमीनी स्तर पर? जी बिल्कुल, साफ तौर पर आपको बताना चाहेंगे, एक दिन की कहें तो ब्रेक के बाद फिर एक बार टीकाकरण शुरू किया है। मुंबई के कोविड सेंटर, बीकेसी कोविड सेंटर में हम इस समय मौजूद हैं, जहां पर आपको देख सकते हैं अंदर की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। यहाँ पर जो भी बुजुर्ग पहुंच रहे हैं उनका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। उनसे उनके जो वैलिड आधार कार्ड हैं या बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर लिए जा रहे हैं। साथ ही में
वैक्सीनेशन एरिया आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर वैक्सीनेशन हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है, जिसको लेकर यहाँ पर वॉलंटियर्स मौजूद हैं। यहाँ पर वैक्सीनेशन एरिया जो है वो हो रहा है। आप देख सकते हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वैक्सीनेशन की फिर एक बार शुरुआत यहाँ पर हो गई है। लोग वैक्सीन लेने के लिए भारी मात्रा में यहाँ पर पहुँचे हैं। महाराष्ट्र सरकार की ये दलील थी कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से वैक्सीन रुकाना भी पड़ा था, लेकिन फिर एक बार प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद वैक्सीन लेने की जो शुरुआत है वो यहाँ पर एक बार कर दी गई है। वैक्सीन जैसे कि दृश्यों में आप देख सकते हैं, वैक्सीन ले रहे हैं, जिसके बाद वैक्सीन लेने के बाद ऑब्जर्वेशन एरिया होता है। करीब आधे घंटे के लिए लोगों को यहाँ पर ऑब्जर्वेशन सेंटर में बिठाया जाता है, ताकि उन्हें कोई तकलीफ वैक्सीन लेने के बाद ना हो, इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग यहाँ पर नज़र आएंगे, बुजुर्ग लोग भी नज़र आएंगे, जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। वैक्सीन आपने ले ली है? वैक्सीन ले लिया है आपने? कोई तकलीफ आपको हो रही है? फिर एक बार वैक्सीन शुरुआत हुई है मुंबई में, फिर एक बार शुरुआत हुई है, क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? वैक्सीन आपने ली है? It's good. The facilities are very good, and the people are positive. From that, they are happy over here. लोगों में एक उत्साह फिर एक बार शुरू हो गया है। वैक्सीन लेने के बाद लोग काफी पॉजिटिव हैं, ऐसा बताया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑब्जर्वेशन सेंटर है। जिन्हें भी कोई तकलीफ होती है उन्हें यहाँ पर डॉक्टर आकर, उनका अंकल हमारे साथ हैं। सर, वैक्सीन लेने के बाद क्या आपका? हमको कुछ भी नहीं हो गया। हम पहला डोज लिया था तभी भी हमको कुछ नहीं हो गया, और सेकंड डोज भी लिया तो अभी हमको कुछ नहीं हो गया। तो वो बहुत अच्छा है, ऐसा लगता है हमको। अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, अरेंजमेंट बहुत अच्छा है इधर। वैक्सीन महोत्सव, टीकाकरण महोत्सव शुरू है, जो प्रधानमंत्री ने अपील की थी, उसके बाद फिर एक बार मुंबई में वैक्सीन शुरू है, क्या कहें? हाँ, तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, और पब्लिक का भी इंटरेस्ट लेना चाहिए। और प्रधानमंत्री जो बोले हैं सही बोले हैं, ताकि ये कम हो जाए डिसीज। जी बिल्कुल, साफ तौर पर प्रधानमंत्री जी की जो घोषणा है उसके बाद लोगों का उत्सव है। बुजुर्ग यहाँ पर जिन्होंने वैक्सीन ली है, इनका भी ये कहना है कि लोग सामने आए और वैक्सीन जरूर लगवाएं। जी प्रशांत। और ये बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन एक बड़ी खबर, भारत ने बनाया है एक नया कीर्तिमान। देश में दुनिया के मुकाबले सबसे तेजी से वैक्सीनेशन भारत में हुआ है। भारत में 85 दिनों के भीतर ही 10 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं, जबकि अमेरिका में 89 दिन लगे थे 10 करोड़ टीके के लिए, और चीन को तो 102 दिन लगे 10 करोड़ टीके लगाने में। सबसे तेज वैक्सीनेशन के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। पीएम मोदी की अपील पर आज से पूरे देश में टीका उत्सव भी मनाया जा रहा है, जिसके तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। और देश भर में इसका किस तरह से असर देखने को मिल रहा है, उत्तर प्रदेश चलते हैं। शादाब हमारे सहयोगी यहां पर मौजूद हैं। मोहम्मद शादाब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील और टीका उत्सव की आज से शुरुआत, किस तरह का जमीनी फर्क आप देख पा रहे हैं? इस उत्सव में किस तरह का उत्साह? देखिए, उत्तर प्रदेश में 6000 सेंटर बनाए गए हैं जहां पर टीका उत्सव कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। राजधानी लखनऊ में मेरे पीछे ही शक्ति भवन का टीका उत्सव का कार्यक्रम हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर में पहुंचेंगे और स्थितियों का निरीक्षण करेंगे, लेकिन हमारे तमाम सहयोगी देश भर से आपको जो कैंप है वहां से तो तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन हमने ये सोचा कि क्यों ना के बाद 14 अप्रैल तक इस तरह की जो है कोशिश की जाएगी कि। और योगी आदित्यनाथ जो कि इसी तरह के एक सेंटर में पहुंच करके तमाम व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, और इसके पहले भी वो लगातार ऐसे सेंटर्स में जाते रहे हैं जहां टीकाकरण होता रहा। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन सेंटर्स में पहुंचे हैं जहां वैक्सीनेशन की व्यवस्था है। और आज जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी कि क्यों ना 11 तारीख से 14 तारीख तक एक उत्सव मनाया जाए टीका लगाने के लिए, लोगों से भी अपील की थी। मोहम्मद शादाब, क्या आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं और वो चीजों का निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर जो हकीकत है प्रशांत, वो जो है वो बहुत चिंताजनक है। एक तरफ हम टीका उत्सव मना रहे हैं, लोगों को ये प्रेरित कर रहे हैं कि वो टीका लगाएं और कोरोना के संक्रमण से बचें, लेकिन उन सब के बावजूद जमीन पर लोग जो है वो सीखने और समझने को तैयार नहीं है। ये राजधानी लखनऊ का चौक का इलाका है जहां पर बाजार खुलने के साथ ही लोगों की भारी भीड़ जो है वो बाजारों में नजर आती है, लेकिन सबसे दुखदाई बात यह है कि टीकाकरण का एक तरफ बड़ा प्रयास चल रहा है, दूसरी तरफ लोग मास्क लगाने तक को तैयार नहीं होते। लोग बिना मास्क के सड़कों पर घूमते नजर आते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात, तो जहां लोग लापरवाही बरत रहे हैं वहीं इससे बचने की हिदायत लगातार दी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ऐसे ही सेंटर में पहुंचे हैं और जायजा ले रहे हैं, जबकि आज से टीका उत्सव पूरे देश भर में शुरू हो गया है। के तहत जो सेंटर है अंदर, वो वैक्सीनेशन को देखने के लिए गए हैं। मुश्किल 30 सेकंड के अंदर वो बाहर आ रहे हैं। इससे पहले तमाम प्रोसेस को, जो कि कोविड हेल्प डेस्क है, उसको उन्होंने देखा। इसके अलावा ये वो सेंटर है जहां पर वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन किस तरह से होता है वो देख करके यहाँ से गए हुए हैं। जो तमाम लोग क्यू में बैठे हुए थे, जो लोग वेटिंग में बैठे हुए थे, उनसे इस बात को उन्होंने जानने की कोशिश की है कि आखिर उनको कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं बस कुछ सेकंड के बाद, कुछ पलों के बाद, जब वो जो कोविड वैक्सीनेशन जो है वहाँ से निकलें तो विजुअल में दिखा पाऊंगा। सिक्योरिटी के कुछ लोग बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि मुख्यमंत्री अब से 10 से 20 सेकंड के बाद स्क्रीन पर सीधे लाइव दिखाई देंगे। साथ ही जो 6000 सेंटर बनाए गए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, उन सेंटरों पर भी सुचारू रूप से व्यवस्था को देखने के लिए कोविड कंट्रोल रूम से लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। ऐसा माना जा रहा है कि 14 अप्रैल जो कि लास्ट डेट है, यानी 11 से लेकर 14 अप्रैल तक इस पूरे प्रोसेस को चलना है। तो 14 अप्रैल तक ACS हेल्थ का कहना है कि 8000 हम सेंटर बना देंगे। तो ऐसे में कल एक दिन का ब्रेक लिया गया था, हालांकि मेडिकल कॉलेजेस में कल भी टीका लगा था। इस ब्रेक के बाद आज से बहुत वृहद स्तर पर और बड़े स्तर पर टीकाकरण शुरू कर दिया गया है। तो शक्ति भवन के इस सेंटर में आने का मकसद भी मुख्यमंत्री का यही है कि सुचारू रूप से जो पूरी व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश में वो लोगों को बताई जा सके। और लगातार तैयारियां बढ़ाई जा रही है टीका उत्सव की शुरुआत। एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, कोरोना से जुड़ी यह खबर। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1.5 लाख से ज्यादा मरीज सामने आए हैं, जो कि अब तक का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा है। एक दिन में कोरोना के 1,52,879 नए कोरोना मरीज सामने आए, जबकि एक दिन में कोरोना की वजह से 839 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। और अब तक के सारे रिकॉर्ड इस कोरोना ने तोड़ दिए हैं। अब तक 1.5 लाख से भी ज्यादा 24 घंटे के भीतर ही। ऐसे में जबकि कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, एक के बाद एक दिन अब नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है कोरोना। 1,52,000 से भी ज्यादा नए कोरोना मरीज। लेकिन सबसे खास बात कि 839 लोगों ने 24 घंटे के भीतर ही इस महामारी कोरोना से अपनी जान गंवाई है। योगी आदित्यनाथ इसी कड़ी में इस टीका उत्सव में लखनऊ में एक वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंचे हुए हैं, जायजा ले रहे हैं और अपील लोगों से कर रहे हैं, ठीक वैसी ही जैसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की टीका उत्सव के उपलक्ष्य में। उनके साथ उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री मौजूद है और तमाम उन व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। टीका तेजी से हो सके, इसके लिए नई कोशिश। ऐसे भी भारत ने पूरी दुनिया में एक और रिकॉर्ड बनाया है टीकाकरण का। सबसे कम दिनों में सबसे ज्यादा टीकाकरण सिर्फ भारत में हुआ है, जिसने अमेरिका और चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन एक बड़ी खबर कोरोना के ही कहर से जुड़ी हुई। कोरोना ने तोड़ दिए हैं अब तक के सारे रिकॉर्ड और नया आंकड़ा 24 घंटे के भीतर 1.5 लाख से ज्यादा, 1,52,879। रवि सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। रवि, नई ताजा जो एक रिपोर्ट आई, क्या इससे निष्कर्ष निकाला जा रहा है? क्या यह तेजी से और आगे बढ़ सकता है? अभी आने वाले दिनों में तेजी से बढ़ेगा और केंद्र सरकार ने जिस तरीके से राज्यों से कहा है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों का टीकाकरण होना चाहिए और पहचान होनी चाहिए वक्त पर कि कौन लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं और कौन लोग नहीं हो रहे हैं। तो जैसे जैसे टीकाकरण का अभियान तेजी से बढ़ेगा और प्रधानमंत्री की अपील का भी असर देखने को मिल रहा है कि टीकाकरण और खास करके जो टेस्टिंग की भी बात है कि ज्यादा से ज्यादा जो टेस्टिंग की बात कही गई है कि पूरे देश में टेस्टिंग एक अभियान के तौर पर चलाई जाए जिससे कि वक्त पर पहचान किया जा सके कि संक्रमित कौन लोग हैं और टीकाकरण में भी तेजी की बात की गई। लेकिन
सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि पिछले साल भी हमने देखा कि 97,000 जो मैक्सिमम मामले आए थे, लेकिन आज जो सबसे बड़ा आंकड़ा है कि 24 घंटे में 1.5 लाख से ज्यादा मामले आए हैं और ये इतना बड़ा आंकड़ा कभी नहीं आया। तो आने वाले दिनों में ये आंकड़े और भी बढ़ेंगे। अभी इस पे कोई कंट्रोल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, खास करके उसमें महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य हैं जहां पर केस लगातार बढ़ रहे हैं। और इसका पूर्वानुमान पहले से ही, लेकिन इसीलिए एहतियात बरतने की बात कही जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ते कोरोना पर काबू पाने के लिए आज लॉकडाउन पर फैसला किया जा सकता है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सभी दलों की कल बैठक भी बुलाई। इसमें उन्होंने लॉकडाउन लगाने के संकेत दे दिए। हालांकि उद्धव ठाकरे ने आज होने वाली टास्क फोर्स की इस बैठक में अंतिम फैसला लेने की बात कही है। बैठक में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों की मदद के लिए योजना बनाने की भी सलाह दी है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को। इसके लिए कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, जिसको लेके मुख्यमंत्री महोदय ने सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई। जो भी आज परिस्थिति कोविड की है पूरे राज्य में, उससे सभी दलों को अवगत कराने का काम किया। लॉकडाउन को लेकर के किस तरीके की सहमति व्यक्त की गई, क्योंकि हेल्थ सचिव ने कहा कि 14 दिन का लॉकडाउन कंपलसरी है अगर इस चेन को तोड़ना है, और उसको लेकर के मीटिंग में किस तरीके का फैसला? लोगों का जीवित तो महत्वपूर्ण है ही, तो हम लोग विपक्ष के नेता करके, विपक्ष पार्टी करके सहयोग का भूमिका ही वहां रखिए, लेकिन यह लॉकडाउन करते हुए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना लीजिए। यह देवेंद्र जी ने सूचना रखी, जो व्यापारी, व्यावसायिक, उद्योजक का हित रखे और जो कामगार, कष्टकरी लोगों का हित रखे, ऐसे एक सुवर्ण मध्य बिंदु निकालने की मांग हम लोग ने रखी है। आशीष दीक्षित हमारे सहयोगी मुंबई से जुड़े हुए हैं। आशीष, सर्वदलीय बैठक ले चुके हैं मुख्यमंत्री, आज बड़ा फैसला हो सकता है, क्या संकेत लॉकडाउन के? जी बिल्कुल, साफ तौर पर संकेत ये हैं कि लॉकडाउन किया जाए, कम से कम 7 दिन का लॉकडाउन। ये प्रस्ताव रखा है मुख्यमंत्री ने। इसी के लिए आज जो टास्क फोर्स है उनकी बैठक होगी, लेकिन हेल्थ कमेटी के जो डायरेक्टर हैं, महाराष्ट्र हेल्थ कमेटी के डायरेक्टर तात्याराव लहाने, इन्होंने कल सूचना दी थी कि अगर कोरोना की संख्या को रोकना है, अगर ये चेन को तोड़ना है, तो कम से कम 14 दिनों का लॉकडाउन महाराष्ट्र में लगाना बेहद जरूरी है। ऐसे में सभी जो पार्टीज हैं, चाहे वो विपक्ष हो, बीजेपी हो, ये भी लॉकडाउन कराने के हित में नजर आ रहे हैं। केवल महाराष्ट्र के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने ये सूचना की है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को कि जो मजदूर वर्ग है या जो मध्यम वर्ग से लोग आते हैं, जिनके व्यवसाय हैं या जो रोज मजूरी करके अपने रात का खाने की अरेंजमेंट कर पाते हैं, ऐसे लोगों के लिए कुछ कर सकें, जिसको लेकर आज इस पर क्या उपाय निकाला जा सके, ये उद्धव ठाकरे ने इसी के लिए एक बैठक बुलाई है। जल्द लॉकडाउन का जो निर्णय है वो ले सकते हैं मुख्यमंत्री, क्योंकि बार बार लोगों से अपील की, पहले 7 दिनों की अपील की, फिर 2 दिन का टाइम जो है वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिया, लेकिन लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। आज ही की तस्वीरें हमने दिखाई थी कुछ देर पहले कि धारावी जैसा इलाका, जहां पर कल 70 से ज्यादा मरीज सामने आए, वहां पर भी लोग भीड़ लगा रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ऐसे में केवल वैक्सीन पर निर्भर नहीं रह सकते हैं, और जब तक लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, तो महाराष्ट्र का जो आंकड़ा है, लगभग 50% देश का जो आंकड़ा है वो केवल महाराष्ट्र से आते हैं। मुंबई जो देश की आर्थिक राजधानी है, यहाँ मुंबई में भी, और यही वजह है कि आखिरकार महाराष्ट्र में सख्त कदम उठाने के संकेत दिए गए। लेकिन ये बेहद अहम खबर भी है, महाराष्ट्र में कोरोना के बेकाबू होने के बाद भी जहां एक तरफ लॉकडाउन का खतरा मंडरा रहा है, आज इस पर फैसला मुख्यमंत्री ले सकते हैं बेहद अहम टास्क फोर्स की बैठक के बाद। तो वहीं कुछ लोग बेवजह इधर उधर घूमते नजर आ रहे हैं, कोरोना नियमों को तोड़ने से ये बाज नहीं आ रहे हैं। मुंबई का एक धारावी इलाका बेहद अहम, और कुछ ऐसी तस्वीरें यहां से आई जहां वीकेंड लॉकडाउन के बावजूद कुछ लोग बगैर मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं सड़कों पर।
तो कुछ लोगों ने मास्क नहीं पहना है, कुछ और दूसरी तरह से लॉकडाउन में भी इन कोरोना नियमों का किस तरह से उल्लंघन करते दिखाई दे रहे हैं, हमारे सहयोगी आशीष दीक्षित बता रहे हैं। मुंबई में वीकेंड लॉकडाउन का असर कई जगहों पर नजर नहीं आ रहा है। इस समय हम खड़े हैं मुंबई के धारावी इलाके में, जो एशिया का सबसे बड़ा स्लम है, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं। कईयों के मुंह पे मास्क तक नहीं है, मास्क उनके पास होने के बावजूद मास्क नहीं लगाया गया है। साथ ही में आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर मुंबई पुलिस या बीएमसी के कोई अधिकारी मौजूद नहीं है। लोग जैसे ही न्यूज़ 18 इंडिया का कैमरा यहाँ पर पहुँच रहा है तो अपने मुंह पर मास्क चढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन किसी तरह की कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है। हालांकि आज रविवार का दिन है, ऐसे में सभी दुकानें जो हैं वो यहाँ पर बंद की गई हैं। केवल अत्यावश्यक दुकानें जो हैं वो शुरू हैं, लेकिन उनमें होने वाली जो भीड़ है वो साफ तौर पर आप दृश्यों में देख सकते हैं। लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं और यहाँ पर कोई भी बीएमसी या प्रशासन का अधिकारी मौजूद नहीं है। कैमरा पर्सन गणेश काले के साथ आशीष दीक्षित, न्यूज़ 18 इंडिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दावा किया है कि 2 मई को ममता बनर्जी चुनाव हारने वाली। बंगाल के लिए बोला जाता है कि एक भद्र लोग है, लेकिन बंगाल में जाकर प्रधानमंत्री ने एक रैली में कहा दीदी ओ दीदी, जो कि बीजेपी के कैडर में एक बड़ा पॉपुलर हुआ, लेकिन ममता बनर्जी और टीएमसी ने उस पर बड़ी ऑब्जेक्शन उठाई। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ममता जी ने प्रधानमंत्री जी के लिए क्या शब्दावली प्रयोग की है, ये हम आपको ऑन एयर नहीं सुना सकते। नहीं, मैंने उसको सुना है। ममता जी ने जो शब्दावली अमित शाह जी के लिए कही है, वो शब्दावली हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। और मुझे तो अलंकारों से भर दिया है जी, जब आप पे हमला हुआ था तब और उसके बाद हमारे नाम के साथ कितने अलंकार लगे। ये हमको संस्कृति समझा रही हैं, इनसे हमने संस्कृति समझनी है। प्रधानमंत्री जी इतने अच्छे शब्दों में दीदी ओ दीदी, ये उनको निवेदन कर रहे हैं, पर वो कह रही है कि ये चिढ़ाने के लिए सब कुछ चीजें। भाई, आप हर एक तरीके के अपशब्द बोले वो आपको वो मंजूर, और हम आपको आदर सूचक तरीके से बोलें तो भी आपको नामंजूर। यही मैं कह रहा हूं कि नेतृत्व का असल परीक्षा तो अब आई है, और यहां पर मुझे दिख रहा है कि ममता जी की बौखलाहट, अ लीडर इन क्राइसिस, इस पता चलता है कि वो लीडर है कि नहीं है, और ये सारी चीजें सामने। आप कह रहे ममता बनर्जी क्राइसिस में है? हाँ, बिल्कुल है। और क्राइसिस मतलब उनके हाथ से चुनाव निकल चुका है, वो हार रही हैं। आप तो कह रहे थे वो दूसरी सीट से भी चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अभी तक तो वो खबर आई नहीं है। आ जाएगी, प्रधानमंत्री ने भी कहा। देखिए, ये उनका फैसला करने का विषय है, लेकिन नंदीग्राम से हार रही है, ये तय है। ममता बनर्जी और टीएमसी के स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर के ऑडियो सामने आने के बाद अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा कि प्रशांत किशोर भी वही बात कह रहे हैं जो बीजेपी लगातार कहती आई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिस पर काफी वार्तालाप होता है, और वहां पर ममता बनर्जी के जो चीफ स्ट्रैटेजिस्ट है प्रशांत किशोर, उनका एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें वो बीजेपी को जो बंगाल में समर्थन मिल रहा है उसकी बहुत साफ तौर पर बात कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप उसके बारे में? और उन्होंने 20 साल से जो तुष्टीकरण हुआ, जिसको बीजेपी, जिसको माफ करिए लेफ्ट, कांग्रेस, टीएमसी ने जम के करा, और अब हिंदुओं को लग रहा है कि उनकी तरफ कोई खड़ा है। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, प्रशांत किशोर उनका ये कोई इलेक्शन जो ये क्लब हाउस की डिबेट चर्चा आई है, चैट आई है, वो वही बात कह रहे हैं जो हम कहते रहे हैं, और वो उसकी पुष्टि कर रहे हैं। तो इससे ज्यादा और क्या प्रमाण हो सकता है कि उनका स्ट्रैटेजिस्ट, उनको दृष्टि और दिशा देने वाला, नेतृत्व देने वाला व्यक्ति, अगर वो इस तरीके की बातचीत कर रहा है जो बीजेपी कहती आई है, और बीजेपी को ही वो मान रहा है कि आने वाले समय में बीजेपी वो, पर उन्होंने बोला कि देखिए मेरी पूरी चैट पूरी ऑडियो आना चाहिए, मैं तो ये बोल रहा हूं कि बीजेपी नहीं जीत रही है। तो वो ये हमारे हाथ में तो है नहीं, वो अपनी पूरी चैट ले आए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने न्यूज़ 18 से बातचीत में कूच बिहार के हिंसा पर ममता बनर्जी पर हमला बोला है। नड्डा ने सवाल उठाया कि 10 साल से बंगाल का सीएम कौन है और बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में? हम कूच बिहार की बात कर रहे हैं। आपके भी काफिले पे हमला हुआ था बिहार के अंदर, लेकिन कूच बिहार में दिलीप घोष के काफिले पे भी हमला हुआ। पीछे हमने देखा धर्मेंद्र प्रधान पर की
एक कार्यक्रम में भी अटैक हुआ, शाहनवाज हुसैन के भी एक कार्यक्रम में पत्थर चले। क्या आपको लगता है जेपी नड्डा जी कि जो पॉलिटिकल वायलेंस है सिर्फ चुनाव वाले दिन नहीं, सिर्फ जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन कैंपेनिंग के दौरान भी जो वायलेंस हो रही है, ये वाकई 2021 की सदी में हम बैठे हैं और हम बात करते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन की, क्या मैसेज जाता है इससे? अमित जी, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, ये सारी घटनाएं सिर्फ बंगाल में हो रही हैं? जी। बंगाल का मुख्यमंत्री 10 साल से कौन है? होम मिनिस्टर कौन है? लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? और इसका उत्तर कौन देगा? यह अपने आप में बताता है कि हैंड इन ग्लव विथ क्रिमिनल्स एंड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ टीएमसी इज द ऑर्डर ऑफ द डे। ये आज के दिन की तरीका, ये तहजीब बन गई। साथ ही जय श्री राम के नारे पर जेपी नड्डा ने कहा कि यह परिवर्तन और विकास का नारा है। जय श्री राम के नारे आपकी सभाओं में, आपकी रैली को मैंने देखा, आपके रोड शोज को मैंने देखा, उसमें आम है। अमित शाह के कार्यक्रमों में, देश के प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों में आम हो गया जय श्री राम के नारे को। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये कॉमनल एजेंडा है? क्योंकि ममता बनर्जी खुद अब चंडी पाठ कर रही हैं। देखिए, जय श्री राम हैज बिकम अ स्लोगन ऑफ असोल परिवर्तन। वो परिवर्तन का एक स्लोगन बन गया है। और जय श्री राम को, और वो भी कैसे? किसने कहा था मुख्यमंत्री को, चीफ मिनिस्टर को, कि अपनी गाड़ी रोक करके 4 बच्चे बेचारे नारे लगा रहे थे तो उनको अरेस्ट कराना? ये आपने 2019 की लोकसभा चुनाव ठीक की है, बात कर रहे हैं। कहीं नारे लग गए तो उतर करके डांट देना, तो आपने ही तो पॉपुलर कह रहे कि आपने उनका ही आरोप है कि आप लोग चिढ़ाते हैं उस नारे। देखिए, मैं फिर कहता हूं, वो नारे इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उनको दिखा है दुर्गा पूजा को आपने रोका है, आपने सरस्वती पूजा को रोका है, आपने राम जन्मभूमि के अयोध्या के शिलान्यास के दिन कर्फ्यू लगाया है। कौन बातों को? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नतीजों से पहले ही असम में कांग्रेस उम्मीदवारों की बाड़ेबंदी के बहाने राहुल गांधी पर सीधे निशाना साधा है। राहुल गांधी का आरोप है कि 2014 के बाद हालात बदल गए हैं, सरकार ने संस्थाओं के ढांचे पर नियंत्रण कर लिया है, इसलिए बीजेपी को छोड़कर कोई चुनाव ही नहीं जीत पाता। देखिए, मैंने कई बार कहा कि राहुल जी और कांग्रेस पार्टी अगर आत्मचिंतन करते ना, और वह यथार्थ के साथ जानकारियां हासिल करते तो उनका बहुत भला होता, पर वो करेंगे नहीं। 2014 से बहुत बदलाव आया है, उन्होंने कहा, ऐसे ही कहा ना, बहुत बदलाव आया है। 2014 के बाद कोई घोटाला नहीं हुआ। 2014 के बाद प्रधानमंत्री जी को देश के सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा गया है, एक नहीं 10-15 देशों के द्वारा। यूनाइटेड नेशंस ने प्रधानमंत्री जी को एनवायरनमेंट का सबसे बड़ा पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ का खिताब दिया है। तो ये बदलाव तो 2014 के बाद बहुत आया है। वो पर संवैधानिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं, विकास की दृष्टि से उन्होंने इलेक्शन कमिशन को लेकर भी तंज करा जब बीजेपी के कैंडिडेट जो असम में थे उनकी गाड़ी से ईवीएम निकली थी। उस पर एक्शन हुआ है और 12 घंटे के अंदर उसकी रिपोर्ट आई है। लेकिन आप बड़े इंटरेस्टिंग पार्ट इसको देखिए कि जब आप चुनाव जीत जाते हैं तो आप शहंशाह होते हैं, और जब आप चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम दोषी होता है। ये कैसा खिलाड़ी है और ये कैसे खेल खेलने वाली टीम है? ऐसे टीम की, इसलिए मैंने कहा कि आपको अभी सच्चाई से परिचित होना बाकी है। जिस दिन आप हो जाएंगे आपका भला होगा। दूध का जला जो है वो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। कांग्रेस पार्टी अपने कई जो विधायक के प्रत्याशी है उनको लेकर जयपुर पहुंच गई है, बाड़ाबंदी उधर कर दी है। क्या कहना चाहते हैं? उनको लगता है कि फिर आपने गेम ना कर दे उनकी। देखिए, बड़ी स्पष्ट सी बात है, कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता को नेता पर भरोसा नहीं है और नेता को अपने कार्यकर्ता और नेताओं पर भरोसा नहीं। ये उनकी स्थिति हो गई है। ऊपर कह रहे हैं हमें भाजपा पे भरोसा नहीं, कुछ भी कर देंगे हमारे साथ। ऐसा नहीं है जी। बात यह है कि उनकी पार्टी अपने आप में अपना घर संभलता नहीं है, अपनी परिस्थितियां संभलती नहीं है, अपने में अविश्वास है, दूसरों को दोष देते हैं।